साथियों, वेलकम टू नेक्स्ट लेवल कोच। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। पिछले विगत कुछ दिनों से वीडियोस नहीं पढ़ पा रही है, कुछ स्वास्थ्य कारणों के कारण। इससे पहले भी कुछ समस्या हुई थी। आइए इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज चर्चा करेंगे। इसमें देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे। इससे पहले की वीडियोस में कुछ डिस्कस किया जा चुका था। जिन लोगों ने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी वो एकदम देख सकते हैं, क्लियर हो जाएगा। ताकि इसमें हमने देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता की सामान्य जानकारी किसने दी। तो एक अंग्रेज आए थे भारत में, भारत क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने 1826 में अपनी एक पुस्तक द नैरेटिव ऑफ जर्नी के बारे में, उसमें सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ सामान्य जानकारी दी कि यहाँ से कुछ ईंटें वगैरह प्राप्त हुई हैं, इसकी जानकारी दी थी। उसके बाद हमने देखा था कि राखलदा अलेक्जेंडर कनिंघम आते हैं और बर्टन बंधु आते हैं जो रेलवे ट्रैक बिछाने का कार्य करते हैं। और उस दौरान उन्हें क्या कुछ ईंटें प्राप्त होती हैं और उन ईंटों का इस्तेमाल वो उस रेलवे ट्रैक को बिछाने में कर लेते हैं। इसके बाद सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दो लोग, एक का नाम है दयाराम साहनी जिन्होंने 1921 में हड़प्पा की खोज की, तथा दूसरे लोग थे, दूसरे का क्या नाम था, उनका नाम था राखलदास बनर्जी, जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में की। उसके बाद हमने देखा था कि विशेषता के बारे में कि सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाए तो इसे नगरीय सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर नगर की संरचनाएं मिलती हैं, पक्की सड़कें, नालियों की सुव्यवस्थित व्यवस्था, पक्के मकान, घरों में कुएं, इस तरह की जो नित सुविधाएं देखने को मिल रही हैं। ये लग रहा है कि ये कैसी, ये सब नगर की व्यवस्थाएं हैं। और कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि यहाँ पर कांसे का उपयोग किया गया, टीन और तांबा क्यों मिला करके कांसे का उपयोग किया गया था। तो ऐसी कुछ चीजें हमने देख ली थी। इससे पहले विस्तार में देख लिया था कि इसका विस्तार कैसा है। तो विस्तार में हमने देखा था कि सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा था जम्मू कश्मीर में। आइए हम उसको आज देखते हैं। सबसे उत्तरी बिंदु यहाँ पर कौन सा था जम्मू एंड कश्मीर में, मांदा। ये चिनाब नदी के तट पे था। यहां पर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में इस स्थान पर यूपी में एक आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, ये हिंडन नदी के तट पर था। यहां पर अगर बात की जाए, हम देखेंगे दक्षिण के में, तो यहां पर महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में स्थान कौन सा था, दाइमाबाद। ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित। तो हमने ये देखा था कि उत्तरी बिंदु ऊपर से नीचे, अगर उत्तर से दक्षिण की बात की जाए कि लंबाई कितनी थी, 1400 किलोमीटर, एंड पूर्व से पश्चिम की बात की जाए तो 1600 किलोमीटर की लंबाई। लगभग क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर लगभग इसका क्षेत्रफल लगभग है। और इसका आकार कैसा है, तो इसका आकार त्रिभुजाकार है। तो हमने यहाँ पे देखा था बलूचिस्तान क्षेत्र में, यहाँ इस जगह पर अगर देखेंगे तो इस रेक्टेंगल में, शेप में, ये एक त्रिभुजाकार का ये हमारी पूरी सभ्यता थी। तो हमको आज देखना है कि जो स्थान प्राप्त हुए हैं, कहाँ कहाँ से कौन कौन से स्थान प्राप्त हुए हैं, उसमें से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अफगानिस्तान की बात की जाए तो अफगानिस्तान का क्षेत्र में हम ध्यान रखेंगे कि यहाँ से कौन से स्थान प्राप्त होते हैं। पहले हम बात कर लेंगे अफगानिस्तान, पाकिस्तान। तो अफगानिस्तान से विशेष करके बहुत ज्यादा नहीं, दो स्थान हैं, दोनों का नाम ध्यान रखेंगे। एक का नाम है मुंडीकाक, और दूसरे का नाम है सोतु गोई। तो सॉरी, अगर बाई चांस पूछ लिया जाए कि अफगानिस्तान से मुंडीकाक या सोतु गोई यह स्थान किससे संबंधित है, कहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, तो ध्यान रखेंगे ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद इधर का ये क्षेत्र जो बचेगा, ये क्षेत्र हमारा कौन सा हो जाएगा, ये क्षेत्र हमारा हो जाएगा पाकिस्तान क्षेत्र हो जाएगा। पाकिस्तान में हम किस स्थान को देखेंगे, जो मुख्य स्थान है उसमें हम बात करेंगे। अगर बात की जाए कि हड़प्पा सभ्यता में लगभग कितने स्थान खोजे जा चुके हैं, तो हड़प्पा सभ्यता में लगभग 2800 स्थल खोजे जा चुके हैं। जिसमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट पर डिस्कस करेंगे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए अथवा संभावना है उन पर डिस्कस करेंगे। तो ये सबसे पहले हम एक स्थान की बात करेंगे। पाकिस्तान के क्षेत्र में एक स्थान है, कौन सा, हड़प्पा। सबसे पहले बात करेंगे हड़प्पा। यहाँ से एक नदी बहती है, अगर बात की जाए नदी का ध्यान रखेंगे, सिंधु नदी बहती है यहाँ से एक सिंधु नदी बहती है। यहीं से सतलज नदी भी बहती है, झेलम, इस तरीके से नदियां भी बहती है, रावी नदी भी इस तरीके से यहाँ से बहती है। तो ध्यान रखेंगे
कि यहाँ पर हम देखेंगे ये हमारा एक स्थान पड़ता है, ये तो ये हमारा क्षेत्र क्या हो जाएगा, ये हमारा पंजाब हो जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, पूर्वी पंजाब, जो हमारे भारत क्षेत्र में पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान क्षेत्र की बात की जाए, पाकिस्तान क्षेत्र की बात की जाए तो पाकिस्तान क्षेत्र में भी एक पंजाब पड़ता है, पंजाब प्रांत, तो इसको क्या कहेंगे, पश्चिमी पंजाब। और यहाँ पर पश्चिमी पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में एक स्थान खोजा गया था, सबसे पहला स्थान खोजा गया, उसका नाम क्या था, हड़प्पा। यहाँ पे एक स्थान खोजा गया, इसका नाम क्या है, इसका नाम है हड़प्पा, हड़प्पा। तो ध्यान रखेंगे इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में कि सबसे पहला खोजा गया स्थान कौन सा था, सबसे पहला खोजा गया स्थान हड़प्पा था, जो कहां पर है, जो पाकिस्तान क्षेत्र में है। तो ये इसमें ध्यान रखेंगे। उसके बाद यही इसी के नाम पर क्या पड़ गया, इसी के नाम पर, और ये किस नदी के तट पर है, तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। हड़प्पा जो खोजा गया स्थल है ये रावी नदी के तट पर है। इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा किस नदी के तट पर है, तो मैक्सिमम हम सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ते रहते हैं, और ऑप्शन में सबसे पहले आपको सिंधु दिया जाएगा। तो संभावना यह रहती है कि कई लोग सिंधु लगा देंगे, लेकिन बात की जाए हड़प्पा जो स्थान है ये रावी नदी के तट पर है, तो ऑप्शन में आपको कौन सा लगाना होगा, वहां पर रावी नदी किस नदी के तट पर है, तो वो रावी नदी के तट पर है, ये ऑप्शन क्वेश्चन में आएगा, तो हड़प्पा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हड़प्पा ये हो जाएगा। उसके बाद बात की जाए पाकिस्तान क्षेत्र में, और हम बात करेंगे सिंध प्रांत की, तो अगर हम इतना इसको हटा देते हैं, जो एरिया बना हुआ है, ये पंजाब प्रांत हो जाएगा। अगर बात की जाए सिंध प्रांत की, तो सिंध प्रांत की अगर बात की जाए तो सिंध प्रांत में हम कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं वहां पर देखेंगे, और इधर का ये क्षेत्र हमारा हो जाएगा बलूचिस्तान क्षेत्र हो जाएगा, ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हमारा बलूचिस्तान क्षेत्र हो जाएगा। तो सिंध प्रांत में बात की जाए यहाँ कौन कौन से स्थान प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ से स्थान प्राप्त होने की बात की जाए तो हम एक जो सिंध नदी है देखेंगे, सिंध नदी के यहाँ पर जो सिंध नदी बह रही है, सिंध नदी के इस इधर देखेंगे तो यहाँ पर ये स्थान है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, ये सिंध नदी की तरफ है। अगर इधर की बात की जाए तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में कई और भी स्थल मिलते हैं, तो यहाँ से एक स्थल मिल जाएगा, एक स्थल का नाम हो जाएगा चन्हूदड़ो, और दूसरे स्थल का नाम हो जाएगा कोटदीजी। यहाँ से एक स्थल का नाम हो जाएगा चन्हूदड़ो, और दूसरे स्थल का एक स्थल मिलेगा, उसका नाम हो जाएगा कोटदीजी। तो इसमें से पूछा जाएगा क्वेश्चन कि चन्हूदड़ो या कोटदीजी ये कहाँ पर है, मैच करने के लिए दे दिया जाए, तो ऑप्शन में ध्यान रखेंगे ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। उसके बाद हड़प्पा की यहाँ से ये तीन स्थान ध्यान रखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो और कोटदीजी, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत से हमें मिलते हैं। उसके बाद बात की जाए बलूचिस्तान में आ जाएंगे, तो यहाँ पर बलूचिस्तान में कौन से स्थान प्राप्त होता है, तो बलूचिस्तान से एक ध्यान रखेंगे सुतका गेडोर, एक कौन सा स्थान ध्यान रखेंगे, सुतका गेडोर, ये एक स्थान ध्यान रखेंगे। दूसरा स्थान बलूचिस्तान से डाबरकोट, कौन सा स्थान ध्यान रखेंगे, डाबरकोट, डाबरकोट, सुतका गेडोर, और एक और स्थान ध्यान रखेंगे बालाकोट, यहां से कौन सा ध्यान रखेंगे, बालाकोट। तो ये जो स्थान हो जाएंगे बालाकोट, बालाकोट, इसमें से क्या क्या ध्यान रखेंगे कि हमारा जो सबसे पहले हम बाहर क्षेत्र की बात कर रहे हैं, भारत में भी बाद में देखेंगे। सबसे पहले अफगानिस्तान में ध्यान रखेंगे दो स्थान, सोतोगई और मुंडीकाक अफगानिस्तान के हो जाएंगे। पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में सिंध प्रांत में एक विशेष स्थान ध्यान रखेंगे हड़प्पा, जो सबसे पहले खोजा गया स्थल था, वो हड़प्पा ध्यान रखेंगे। और इसी के आधार पर ये किस नदी के तट पे है, तो ये रावी नदी के तट पे है, इसी के नाम पर हड़प्पा सभ्यता, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, तो वो इसके नाम पर हड़प्पा पहला स्थान खोजा गया था, इसके आधार पर हड़प्पा सभ्यता इसे कहा जाता है। इधर बात की जाए बलूचिस्तान क्षेत्र की बात की जाए, बलूचिस्तान बलूचिस्तान की बात की जाए तो ये सिंध प्रांत हो जाएगा, ये पंजाब, ये हो जाएगा पंजाब प्रांत, पंजाब, ये पाकिस्तान का पंजाब है और ये हमारा भारत का पंजाब है। तो इसमें से ध्यान रखेंगे
कि मोहनजोदड़ो इधर सिंध प्रांत से जो है यहाँ से पाकिस्तान के कौन कौन से स्थल प्राप्त हुए, तो मोहनजोदड़ो, कोट दीजी और कौन सा हो जाएगा, एक जन्होदड़ो, 3 स्थल ये ध्यान रखेंगे। डाबरकोट में इधर बात की जाए बलूचिस्तान से तो सत्तागेडोर और डाबरकोट, तीसरा ध्यान रखेंगे बालाकोट। अब आइए अब हम बात करते हैं भारत की, बात करते हैं अब इंडिया में आ जाते हैं। इंडिया में देखते हैं कौन कौन से स्थान कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में कौन कौन से स्थान को ध्यान रखेंगे। पंजाब में एक स्थान ध्यान रखेंगे, पहला स्थान हम ध्यान रखेंगे पंजाब में रूपनगर, या जिसको रोपड़ कह सकते हैं। पंजाब में ध्यान रखेंगे एक स्थान रोपड़ या रूपनगर। पंजाब में कौन सा स्थान ध्यान रखेंगे, पंजाब में ध्यान रखेंगे रोपड़ या रूपनगर। दूसरा स्थान ध्यान रखेंगे यहाँ से कौन सा स्थान मिला है, तो यहाँ से संघोल। 2 स्थान का नाम ध्यान रखेंगे कि पंजाब से कौन कौन से स्थल प्राप्त हुए, कहाँ से स्थल प्राप्त हुए हैं, तो रूपनगर या रोपड़, या और एक अगला स्थान ध्यान रखेंगे संघोल। तो ये कहाँ से हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पंजाब से। दूसरी बात की जाए पंजाब के बगल में हम यहाँ पे देखें हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा से कौन कौन से स्थान प्राप्त हुए हैं, इसमें से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसमें से ध्यान रखेंगे हरियाणा से। इसमें से अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा से हम ध्यान रखेंगे बनवाली, एक तो स्थान हो जाएगा बनवाली हमारा, कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा बनवाली, और दूसरा स्थान कौन सा हो जाएगा, राखीगढ़ी। बनवाली और राखीगढ़ी, एक स्थान हो जाएगा बनवाली और दूसरा हो जाएगा राखीगढ़ी। तो इन दोनों में क्या ध्यान रखेंगे कि बनवाली से क्या प्राप्त हुआ है, बनवाली से मिट्टी के हल्के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बनवाली से क्या प्राप्त हुआ है, मिट्टी के हल्के साक्ष्य, मतलब कि एक खिलौने मिला है और खिलौना कैसा बना हुआ है, वो मिट्टी का बना, और खिलौने का आकार कैसा, वो हल के आकार का है। तो मिट्टी के हल्के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वो कहां से प्राप्त हुए हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो कहां से प्राप्त हुए हैं, वो बनवाली से प्राप्त हुए हैं। बैलगाड़ी के भी कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, मतलब बैलगाड़ी वगैरह की, तो मिट्टी के हल्के साक्ष्य प्राप्त होने से लग रहा है कि यहाँ पर कृषि खेती भी की जाती होगी, तभी तक उस प्रकार का यहाँ पर एक प्रमाण प्राप्त हुआ है। राखीगढ़ी से बात की जाए कि राखीगढ़ी से क्या प्राप्त हुआ है, तो राखीगढ़ी में विशेष प्रकार से एक पॉइंट ध्यान रखेंगे। इसमें अगर कहा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। लेकिन अगर कहा जाए भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा हो जाएगा, तो भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी हो जाएगा। क्वेश्चन घुमा कर पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन सा हो जाएगा, तो राखीगढ़ी। यदि सीधे सीधे कहा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे उसमें कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, वो मोहनजोदड़ो होगा। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, ये कहाँ है, ये हरियाणा की बात की गई है। उसके बाद आइए हम बात करते हैं राजस्थान की। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे राजस्थान की। तो राजस्थान में क्या क्या चीज देखेंगे, कि यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है। राजस्थान की बात की चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। राजस्थान की बात की जाए तो यहाँ से 2 स्थल ध्यान रखेंगे, एक तो कालीबंगा, एक तो कौन सा हो जाएगा, कालीबंगा। दूसरा हो जाएगा, एक तो कौन सा हो जाएगा, एक तो हो जाएगा कालीबंगा, दूसरा स्थान हो जाएगा इसमें से बालाथल। कालीबंगा का अगर अर्थ देखा जाए तो काले रंग की चूड़िया, मतलब यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ से राजस्थान स्थान से कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ है, कालीबंगा से काले रंग की चूड़िया प्राप्त हुई, इसको ध्यान रखेंगे। और उसके बाद राजस्थान, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया। उसके बाद इसमें एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जो राजस्थान कालीबंगा से यहाँ से अग्निकुंड के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं, कुछ अग्निकुंड के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। और इस स्थल की खोजकर्ता की बात की जाए कि यहाँ के खोजकर्ता कौन रहे, तो इनके नाम ध्यान रखेंगे, बीबी लाल एवं थापर। कौन थे, बीबी लाल एवं थापर इसके खोजकर्ता थे। राजस्थान के बाद बात करते हैं, अब गुजरात में आते हैं। गुजरात में सबसे ज्यादा स्थल किस क्षेत्र से खोजे गए हैं, तो अगर बात की जाए सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा खोजे गए स्थल गुजरात से प्राप्त हुए हैं, जिसमें लोथल हो गया, धौलावीरा हो गया, जिसमें धौलावीरा में देखेंगे कि सुव्यवस्थित नालियों की व्यवस्था, जहां पर लकड़ियों की व्यवस्था मिली है। लोथल हो गया जिसे
बंदरगाह अथवा सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कहा जाता है? ये क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किसे कहा जाता है? तो लोथल ये एक ऐसा स्थान है जिसे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कहा जाता है। तो उसके बारे में चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए इसको हटा के हम देखते हैं अब गुजरात के बारे में। गुजरात में देखेंगे, यहाँ पर सबसे ज्यादा स्थल प्राप्त हुए। गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में सबसे ज्यादा स्थल प्राप्त हुए हैं, जिसमें से पहला स्थल हो जाएगा लोथल। लोथल को इसको सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कह सकते हैं। कहां से हुआ? तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कहां से हुआ है? ये यहाँ। और यह क्या है? लोथल यह एक बंदरगाह है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन स्थल किसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है। और क्या है? यह एक बंदरगाह है। तो इसमें से इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्योंकि यहाँ से होता, लोथल बंदरगाह है, तो यहाँ से क्या होता था? यहाँ से जो विदेशी व्यापार है, पश्चिमी व्यापार, क्योंकि यह बंदरगाह, तो यहाँ से पश्चिमी व्यापार, जलीय मार्ग द्वारा पश्चिमी व्यापार होता था। क्योंकि व्यापार के कुछ साक्ष्य भी प्राप्त हुए, जैसे मोहरें मिली हुई हैं या कुछ ऐसी चीजें मिली हुई हैं जिनके या हम देखते हैं कुछ भवन की आकृतियां एक सेम समान आकार की मिली हुई हैं। तो उन मोहरों के आधार पर कह सकते हैं कि यहाँ से विदेशी व्यापार होता था। हमारे पास कुछ ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो व्यापार जो प्राप्त होता था वो किस मार्ग से होता था? जलीय मार्ग के द्वारा। यही लोथल जो बंदरगाह यहीं से होता था और यह एक व्यापारिक केंद्र के रूप में था। यहाँ से अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए। लोथल से क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ से अग्निकुंड के साक्ष्य, अग्निकुंड प्रमाण तथा एक तो ध्यान रखेंगे ये सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल पतन इसे कहा जाता है। यह एक बंदरगाह है। यहाँ पे अग्निकुंड तथा चावल के साक्ष्य भी, चावल के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इतना ध्यान रखेंगे लोथल के बारे में। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद अगला स्थल हम देखेंगे धौलावीरा, जिसमें से क्वेश्चन लगभग चांसेस रहते हैं कि ये कई बार पूछा गया। अगला स्थल हो जाएगा हमारा धौलावीरा। धौलावीरा में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे सुव्यवस्थित नालियों की व्यवस्था कहाँ देखने को मिलती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे व्यवस्थित नालियों की व्यवस्था जो देखने को मिलती है वो कहाँ से मिलती है? वो धौलावीरा से ही मिलती है। धौलावीरा में एक चीज और ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो नाली है वो किसकी थी? वो लकड़ी की नालियों की व्यवस्था मिलती है। और लगभग देखते हैं कि जो भी मोहनजोदड़ो था वो दो भागों में बटा हुआ था। एक तो उच्च नगर और दूसरा निचला नगर। मोहनजोदड़ो दो भागों में बटा हुआ था, एक उच्च नगर, एक निचला नगर। उच्च नगर को दुर्ग कहते थे, जहां पर ये अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर शासक वर्ग रहते होंगे, कुछ जो पूंजीपति या व्यापारी वर्ग रहते होंगे। और निचले नगर में बात की जाए तो यहाँ पर श्रमिक वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग रहते होंगे। तो समानता देखा गया कि लगभग सभी जगह पर जो भी स्थल पाए गए दो भागों में बटा हुआ मिला है। लेकिन धौलावीरा की बात की जाए, यही एक ऐसा स्थल था जो दो भागों में ना बटा होकर कितने भागों में बटा था? यह 3 भागों में बटा होता था। सामान्यतः 2 भागों में मिला, लेकिन यह कितने भागों में? यह 3 भागों में बटा होता था। यहाँ पर नालियों की व्यवस्था की बात की जाए तो लकड़ी की नालियां मिली हुई हैं। और नालियों की जो व्यवस्था वो किस प्रकार से की गई थी? नालियों की व्यवस्था की अगर बात की जाए तो जो नाली थी वो आती थी और वहां पे एक बड़ा सा हौज होता था। बड़ा हौज होने के बाद तब वहां से नाली आगे जाती थी। जो कचरा आता था वो इस हौज में भर जाता था। इस हौज को साफ कर लिया जाता था और उसके बाद जो पानी होता था वो ऊपर से ऊपर निकल जाता था। तो यहाँ पर नालियों में कचरा फंसने की संभावना उतनी नहीं रहती थी। तो ये ध्यान रखेंगे किसमें? ये ध्यान रखेंगे इसमें लोथल वगैरह के क्षेत्र में यहाँ पे ये व्यवस्थाएं जो भी मिलती हैं। उसके बाद ध्यान रखेंगे लोथल के बाद, धौलावीरा के बाद एक स्थान ध्यान रखेंगे सुतकोटदा। सुतकोटदा
एक ध्यान रखेंगे स्थान, कौन सा स्थान था, वो स्थान था सुतकोटदा। सुतकोटदा में ध्यान रखेंगे यहां से घोड़े के अवशेष, अस्थिपंजर के अवशेष मिले हैं। घोड़े की अस्थि के अवशेष, घोड़े की अस्थि के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? तो ये एक सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि घोड़े की अस्थि के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं। तो घोड़े की अस्थि के अवशेष सुतकोटदा से प्राप्त हुए हैं, ये सीधा क्वेश्चन आपका एक पूछा जाता है। तो इतना ध्यान रखेंगे, गुजरात क्षेत्र में ये पाए जाने वाले जो भी हमारे पॉइंट्स थे उसमें से ध्यान रखेंगे। उसके बाद कुछ और देखेंगे हम, जिसमें क्या चीज देखेंगे, नगर नियोजन की आइए बात करते हैं कि जो नगर नियोजन की प्रणाली कैसी थी इस सिंधु घाटी सभ्यता में। तो नगर नियोजन की प्रणाली की बात की जाए अगर, आइए थोड़ा बहुत नगर नियोजन के बारे में। नगर नियोजन, अगर नगर नियोजन की बात की जाए कि यहाँ की नगर नियोजन प्रणाली कैसी थी, तो नगर नियोजन की सबसे पहली बात हम करेंगे कि यह जो है दो भागों में बटा था। जो नगर था वो दो भागों में बटा था। एक स्थान था निचला नगर और दूसरा स्थान था उच्च नगर। एक स्थान था निचला नगर और दूसरा स्थान था हमारा उच्च नगर। एक पूर्वी नगर जो निचला नगर था, पूर्वी नगर अगर बात की जाए, पूर्वी नगर जो था वो निचला नगर था। और पश्चिमी नगर की बात की जाए तो अगर हम बात कर लेते हैं पूर्वी नगर और पश्चिमी नगर की, तो ये दुर्ग इसे कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता था? दुर्ग कहा जाता। अगर पूर्वी नगर जो था वो निचला था और पश्चिमी नगर था वो, उसको क्या कहा जाता था? उसको दुर्ग कहा जाता था, मतलब ये ऊंचाई पे बना हुआ था। तो यहाँ पर अनुमान लगाया जाता है कि संभवतः यहाँ पर किस प्रकार के लोग रहते होंगे। एक क्षेत्र में अभिजात वर्ग, शासक वर्ग रहते होंगे और दूसरे क्षेत्र में वहां पर आर्थिक जो भी कम पूंजी वाले लोग रहते होंगे। ये ऐसी स्थिति का अनुमान लगाया जाता है, तो इसमें इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात की जाए कि यहाँ पर सड़कें कैसे थी। अगर बात की जाए, सड़क की बात कर लेते हैं। सड़क की बात की जाए तो सड़कें जो थी वो ग्रिड पद्धति पे थी, मतलब एक सामान इस तरीके से ग्रिड पद्धति पे थी, बनी हुई थी। सड़कें जो थी वो ग्रिड पद्धति पे बनी हुई थी, मतलब समकोण पे एक दूसरे को ये काटती थी। और घरों की बात की जाए, मकान गृह स्थापत्य की बात की जाए तो मकान कैसे बने हुए थे? मकान जो बने हुए थे सड़कों में हम देखेंगे कि मेन तो ग्रिड पद्धति पे काटते थे, लेकिन मुख्य सड़क एक थी और एक थी पतली सड़क। मुख्य सड़क की लंबाई लगभग बात की जाए तो मुख्य सड़क लगभग 10 मीटर के आसपास थी, और जो एक पतली सड़क थी अंदर की ओर थी वो लगभग 3 से 4 मीटर के आसपास थी। तो जो घर थे, घर की बात की जाए, जो घर बने हुए थे तो वो उनका जो मुख था वो मुख्य सड़क की ओर ना होकर जो अंदर की ओर पतली सड़क होती थी उसकी ओर होते थे। जो घर थे उनका जो दरवाजा था वो दरवाजा मुख्य सड़क की ना होकर बल्कि कैसा था, वो एक पतली सड़क की ओर होता था। अब वो किस आधार पे ऐसा रहा होगा वो अभी तक इसका अनुमान नहीं लगाया जा सका। हो सकता है संभवतः सुरक्षा के दृष्टि से हो सकता है, या पॉल्यूशन वगैरह वो लोग ज्यादा एजुकेटेड रहे होंगे जो पॉल्यूशन वगैरह से बचने के लिए अंदर की ओर दरवाजा रखते होंगे, या सुरक्षा की दृष्टि से। लेकिन एक ऐसा स्थान है लोथल जहां पर जो दरवाजा मिला है वो मुख्य सड़क की ओर ही मिला हुआ है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे कि ऐसा कौन सा स्थान है जहां पे दरवाजे, सिंधु घाटी सभ्यता के बने मकानों में दरवाजे मुख्य सड़क की ओर मिले हुए हैं, तो वो लोथल हो जाएगा। तो इसमें से ध्यान रखेंगे कि जो सड़कें थी वो ग्रिड पद्धति पे एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, और जो मकान बने होते थे उनका दरवाजा मुख्य सड़क की ओर ना होकर के अंदर की ओर होता था। एकमात्र ऐसा स्थान लोथल है जिसमें अंदर की ओर इसमें होता था दरवाजा। उसके बाद बात की जाए, यहाँ पे कुआं मिलता है। तो लगभग ये देखा गया है कि जो कुआं मैक्सिमम घरों में कुआं मिला हुआ है। मोहनजोदड़ो की अगर बात की जाए तो वहां पर लगभग पुरातत्वविदों ने लगभग 700 घरों में कुएं पाए हैं। तो कुआं जो था उसमें एक विशेषता यह थी कि कुआं ऐसी जगह पे बना हुआ था जहां से सड़क, जिसका एक दरवाजा बाहर की ओर भी लगा हुआ था।
मतलब ये अनुमान लगाया जाता है कि हो सकता है जो राहगीर जा रहे होंगे उस रास्ते से उन राहगीरों को पानी प्यास लगी या कोई भी आवश्यकता जरूरत महसूस हुई पानी की, तो उस दरवाजे से वो उस कुएं का आकर के कुएं से पानी का इस्तेमाल कर सकते थे। तो कुएं में एक विशेष ये प्रक्रिया अपनाई गई थी कि मकान के अंदर से भी हम कुएं का इस्तेमाल कर सकते थे जाकर के, जहां पे घर में था, और बाहर से अगर कोई व्यक्ति चाहे तो बाहर से दरवाजा दिया गया था, उससे भी ये इसका इस्तेमाल कर सकते थे। तो ये था किसमें था, ये कुएं में विशेषता थी। तो अगर बात की जाए कितने भागों में बटा था, दो भागों में, पूर्वी नगर और पश्चिमी नगर। एक ऊंचा था, एक नीचा था। इनकी बात की जाए तो ये जो नगर थे, क्षेत्र थे, ये चारों तरफ कच्ची पक्की ईंटों से घिरे हुए थे। घेरने का कारण ये रहा, लग रहा है कि संभवतः यह सुरक्षा के दृष्टि से ये ऊंची ऊंची दीवारों के से घिरे हुए थे। उसके बाद सड़क की बात की जाए, ग्रिड पद्धति पे काटती थी, एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, और इनके जो मकान बने हुए थे वो मुख्य सड़क की ओर ना होकर के अंदर की तरफ इनका दरवाजा होता था। केवल लोथल एक ऐसा स्थान है जिसमें मुख्य सड़क की ओर दरवाजा है। कुएं की बात की जाए तो कुआं जो था वो लगभग ऐसे स्थान पे था जहां तक जो भी राहगीर है सड़क की ओर से भी उस कुएं के पास आया जा सकता था, और घर के अंदर से भी हम कुएं का इस्तेमाल कर सकते थे। इस तरीके से कुएं को बनाया गया था। शौचालय की व्यवस्था की बात की जाए, अगर बात की जाए शौचालय की, तो शौचालय की व्यवस्था की बात की जाए, जब आज आधुनिक युग में हम बात करते हैं शौचालय की व्यवस्था की, शौचालय बनवाने पर सरकार भी जोर दे रही है, लेकिन उस समय की बात की जाए वो लोग इतने परिपक्व थे कि उस समय भी शौचालय की व्यवस्थाएं थी। मकान जो मिले हुए हैं, जो साक्ष्य मिले हुए, उसमें कुआं, पक्की सड़कें, ऐसे जो साक्ष्य मिले हैं, एक नगर की व्यवस्थाएं को दर्शाता है, और शौचालय की सुव्यवस्थित व्यवस्था भी वहां पर थी। उसके बाद हम बात करेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे, इससे चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ध्यान रखने के लिए। सामूहिक भवन कुछ मिले हुए हैं, हम उसके बाद ध्यान रखेंगे क्या चीज मिला हुआ है, कुछ सामूहिक भवन मिले हुए हैं। सामूहिक भवन, सामूहिक भवन में क्या क्या मिला हुआ है, जिससे मोहनजोदड़ो से एक स्थान मिला है, स्नानागार। मोहनजोदड़ो में स्नानागार, विशाल स्नानागार कह सकते हैं। जो विशाल स्नानागार है वो मिला हुआ है, मतलब कि एक, और इसका इस्तेमाल किस लिए करते थे, लगभग संभवतः ये अनुमान लगाया जाता है, यहाँ से सीढ़ियां बनी होती थी, उसमें उतरने के लिए सीढ़ियां बनी होती थी, और उसके बगल में कमरे बने होते थे। तो यह अनुमान लगाया जाता है कि संभवतः यहाँ पर कोई अनुष्ठान या धार्मिक कार्यों के लिए लोग यहाँ पर आते थे और स्नान करते थे। स्नान करने के बाद इन कमरों में अपने वस्त्र को बदलते थे, और कपड़े चेंज करने के बाद वो जो भी अपना पूजा पाठ वगैरह जो भी करना है वो यहाँ पर कोई भी कार्य करते थे। तो ये विशाल स्नानागार एक प्राप्त हुआ है, जो यहाँ पर प्राप्त हुआ। किसी विशेष अवसर पर लोग यहाँ पर आते थे, स्नान करते थे, कि ये एक केंद्र के रूप में रहा, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात की जाए, विशाल स्नानागार के बाद सामूहिक भवन भी मिले हुए हैं। क्या मिला हुआ है, सामूहिक भवन में जैसे मिला हुआ है कि यहाँ पर लोग आते थे कुछ मीटिंग वगैरह करनी, इस तरह की कुछ बड़े कमरे हॉल टाइप में भी प्राप्त हुए हैं। तो वहां पर कुछ कह सकते हैं कि बातचीत करने के लिए या किसी विचार विमर्श करने के लिए लोग आते होंगे, आपस में बैठ कर केंद्रीकृत होकर वहां पर अपना डिस्कस करते होंगे। तो ये चीजें प्राप्त हुई हैं। विशाल, और क्या क्या चीज मिला, विशाल स्नानागार के बाद विशाल अन्न भंडार के लिए भी एक भंडार कक्ष मिला है, इसमें लोग अपना अनाज वगैरह सुरक्षित रखते होंगे। तो ये सारी चीजें जो मिली हुई हैं, ये कहीं ना कहीं आज के वर्तमान युग की बात की जाए तो आज से कई हजारों वर्ष पहले ऐसी व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। तो ये लग रहा है कि ये लोग काफी ज्यादा सुव्यवस्थित एवं अच्छे तरीके से जीवन निर्वाह करते होंगे। आज के लिए हमारा वीडियो इतना ही रहेगा, अगले दिन फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आप लोग चाहें तो इस वीडियो से पहले की वीडियो जो प्रोवाइड की जा चुकी हैं उनको भी देख सकते हैं। आप सभी लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब या शेयर करते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।